अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे, अपने घरों में सही सलामत मौजूद होंगे। हमने आज पढ़ना है प्रैक्टिकल बायो 301 के रिमेनिंग पार्ट हमने उनके पढ़ने हैं। तो आज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 9 तक। ठीक है, कल हम इसमें हम पढ़ेंगे डीएनए प्योरिफिकेशन फ्रॉम ब्लड, quantification of nucleic acid by gel electrophoresis, quantification of nucleic acid by spectrophotometer, cDNA synthesis, complementary DNA synthesis, और then we will be talking about प्राइमरी डिज़ाइनिंग। ठीक है, अगर इसमें से आपका कोई प्रैक्टिकल, मुझे उम्मीद नहीं है इस बुक में ऐसा हो, लेकिन अगर कोई मिसिंग हो तो आप उसको स्किप करके नेक्स्ट प्रैक्टिकल पर जा सकते हैं। हम बात करेंगे भाई, सॉरी फॉर द डिले। प्रैक्टिकल नंबर 5 है हमारे पास, प्योरिफिकेशन और आरएनए प्योरिफिकेशन फ्रॉम ब्लड। पहले हमने डीएनए प्योरिफिकेशन पढ़ी, अब हम आरएनए प्योरिफिकेशन पढ़ेंगे। काम तकरीबन सेम ही है, लेकिन फ़र्क यहाँ पे आएगा कि आरएनए को स्टेबलाइज रखना ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है। डीएनए की स्टेबलाइजेशन इतना बड़ा इशू नहीं है, बट आरएनए की स्टेबलाइजेशन इज़ अ बिग इशू। ठीक है, हमने क्या करना है बेसिकली, प्रोसीजर और मटेरियल्स, इक्विपमेंट, सब कुछ वही होगा। हमने सिर्फ थोड़े से मेथड चेंज करने हैं। हमने 250 माइक्रोलीटर सैंपल इकट्ठा करना है टू 1.5 मिलीलीटर एपेंडॉफ के अंदर। ठीक है, 250 माइक्रोलीटर हमने उसमें डालना है 1.5 ml वाली एपेंडॉफ के अंदर। उसके बाद हमने 750 माइक्रोलीटर जो है ना ट्राइजोल सोल्यूशन डालना है। सैंपल्स इज ओवर टेक्स्ट फॉर 1.15 सेकेंड्स। इंक्यूबेट करना है एट रूम टेम्परेचर फॉर 5 to 7 मिनट्स के लिए। हमने उसको इंक्यूबेट कर देना है, उसके अंदर डाल के मिक्स करके। सैंपल इज़ वर्टेक्स, ये ओ नहीं आएगा यहाँ पे। वर्टेक्स एक मशीन होती है जिसमें उसको ना हल्का हल्का जैसे वाइब्रेटरी मोशन होती है ना, वैसे उसको वाइब्रेट करना होता है। पल्स स्पिन टू रिमूव लिक्विड फ्रॉम द ट्यूबलेट। आपने क्या करना है कि अब आपने पल्स स्पिन टू रिमूव द लिक्विड, आपने उसको स्पिन करना है ताकि उसको लिक्विड ट्यूब के लिड के ऊपर से उसको रिमूव करने के लिए। एड 200 माइक्रोलीटर 100% क्लोरोफॉर्म टू दिस सैंपल, वॉर्टेक्स ऑफ 15 सेकेंड। पहले हमने ट्राइजोल डाला, अब हम 100% जो है क्लोरोफॉर्म डालेंगे इसके अंदर, फिर इसको वॉर्टेक्स करके इंक्यूबेट कर देंगे रूम टेम्परेचर फॉर 7 मिनट्स। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज एट 12,000 RPM फॉर मिनट्स एंड एट रूम टेम्परेचर। आपने इसको मेरे ख्याल से 10 मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना होता है। उसके बाद 12,000 RPM पे आपने इसको करना है। डीएनए एक्सट्रैक्शन में आपने पहली सेंट्रीफ्यूज लगाई थी 10,000 RPM पे, दूसरी 8,000 पे, तीसरी भी 8,000 पे। यहाँ आपने 12,000 RPM पे लगानी है। अब आपने क्या करना है, जितना भी उसमें सोल्यूशन पड़ा हुआ है 200 माइक्रोलीटर प्लस 700 एंड ऑल दैट, आपने उसमें क्या करना है, टू 450 माइक्रोलीटर ऑफ द अपर एक्वस लेयर टू सेपरेट सेंट्रीफ्यूज ट्यूब, माइक्रो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब। आपने क्या करना है कि उसमें से 450 माइक्रोलीटर जो है ऊपर से जो अपर एक्वस लेयर है वो निकाल लेनी है। उसके अंदर फिर आपने वो जो अलहदा से निकाली है 500 माइक्रोलीटर जो है वो आइसोप्रोपेनॉल डालना है। इन ट्यूब इन्वर्ट करनी है सेवरल टाइम टू मिक्स एंड होल्ड द टेम्परेचर। अब दोबारा से स्टेप्स देख लेते हैं बिकॉज इट्स बिट कंफ्यूजिंग। पहले आपने लेना है सैंपल, ठीक है, आपने पहले लेना है सैंपल, उसको आपने डालना है ट्राइजोल उसके अंदर। ट्राइजोल आपने उसके अंदर डाल दिया, उसको इंक्यूबेट कर लिया, फिर आपने उसको वॉश आउट करके आपने उसके अंदर डालना है क्लोरोफॉर्म 100%। दूसरा स्टेप क्लोरोफॉर्म का हो गया। ट्राइजोल के बाद क्लोरोफॉर्म, उसको वॉर्टेक्स करना है 15 सेकेंड के लिए, इंक्यूबेट कर देना है। फिर आपने उसको जो है ना सेंट्रीफ्यूज करना है। ट्राइजोल, क्लोरोफॉर्म, वॉर्टेक्स, उसके बाद सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपने उसके अंदर उसमें से अपर लेयर में से 450 माइक्रोलीटर निकाल देना है। जब 450 माइक्रोलीटर निकाल दिया, पीछे बच गया हमारे पास, उसको हमने अलहदा से निकाल के उसमें 100% आइसोप्रोपेनॉल डालना है 500 माइक्रोलीटर। ये चौथा स्टेप है। पहले ट्राइजोल, इंक्यूबेट, वॉश आउट करके क्लोरोफॉर्म। दूसरा स्टेप वॉर्टेक्स 15 सेकेंड के लिए, फिर इंक्यूबेट। फिर आपने क्या करना है, उसको सेंट्रीफ्यूज पे लगाना। तीसरा स्टेप सेंट्रीफ्यूज का है।
ठीक है। चौथे स्टेप में आपने अपर लेयर निकाल लेनी है। पांचवें स्टेप में आपने क्या करना है, उसको आइसोप्रोपेनॉल डाल के सेवरल टाइम जो है ना उसको मिक्स करना है। आपने इन्वर्ट करना है, मतलब उल्टा सीधा जैसे आप बॉटल को शेक करते हो बिल्कुल वैसे। फॉर 10 मिनट्स डिस्कार्ड द सुपरनेटेंट। जब आपने उसको अच्छी तरह मिक्स कर देना, आपने फिर उसको रख देना है। ठीक है, आपने ट्राइजोल आइसोप्रोपेनॉल सब कुछ डाल के उसको सारे काम करके अब उसको रख दिया। उसका सुपरनेटेंट जो है सबसे ऊपर ले जो है वो आपने डिस्कार्ड कर देनी है। ठीक है, जब आरएनए पैलेट जो है ना ध्यान से उसको डिस्कार्ड करना है ताकि आरएनए पैलेट उसके अंदर ना जाए। ठीक है, अब आपका सुपर सारा गंद मंद उसमें से निकल चुका है। अब आपने करनी है वॉशिंग। वॉशिंग आपने कैसे करनी है कि आपने उसके अंदर 1 ml जो है वो 80% इथेनॉल का डालना है, उसको हल्के हल्के से प्यार प्यार से मिक्स करना है। ठीक है, फिर आपने उसको सेंट्रीफ्यूज करना है 10,000 आरपीएम पे फॉर 5 मिनट एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। फिर आपने इथेनॉल भी डिस्कार्ड कर देना है। इन्वर्ट ट्यूब ऑन अ क्लीन टिश्यू वाइप एंड अलाउ टू एयर ड्राई फॉर 10 मिनट्स। इट्स एन इम्पॉर्टेंट नॉट टू लेट आरएनए पैलेट ओवर ड्राई एज दिस विल डिक्रीज इट्स सॉल्युबिलिटी। उसको ओवर ड्राई नहीं करना, 10 मिनट्स के लिए कहा है तो 10 मिनट्स बाद उसको उठा लेना है। फिर आपने एंड पे क्या करना है, हाइड्रेट करना है पैलेट को इन 50 ml ऑफ आरएनएज फ्री वाटर स्टोर एट -40 to -80 डिग्री सेल्सियस। आपने नोट किया होगा कि जो डीएनए को आपने स्टोर किया था वो आपने -20 डिग्री पे स्टोर किया था। ठीक है, आरएनए को आप -40 to -80 पे स्टोर कर रहे हो क्योंकि इसका जो खतरा होता है ना वो ज़्यादा होता है डिस्कार्ड होने का या डिग्रेड होने का। सबसे पहला स्टेप मैं रिवाइज करा रही हूँ। ट्राइजोल, आई एम सो सॉरी। पहला स्टेप है आपका ट्राइजोल। उसके बाद आपने इंक्यूबेट करना है 7 मिनट्स के लिए, फिर उसको रिमूव करना है। फिर आपने डाला क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म को आपने फिर वॉर्टेक्स किया, इंक्यूबेट किया एंड ऑल दैट। फिर आपने तीसरा स्टेप है आपका सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज आपका तीसरा स्टेप है, क्लोरोफॉर्म आपका दूसरा स्टेप है। चौथे स्टेप में आपने अपर लेयर जो है उसकी निकाल लेनी है, उसको अलहदा डाल लिया। उसके अंदर डालना है 500 माइक्रोलीटर आइसोप्रोपेनॉल, ये आपका पांचवा स्टेप है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सुपरनेटेड को डिस्कार्ड करना है और पैलेट को मिक्स नहीं होने देना। उसके बाद आपका ये आपका सुपरनेटेंट को डिस्कार्ड करने वाला आपका था छठा स्टेप। अब आपने डाल दिया उसके अंदर इथेनॉल, ये आपका हो गया 7th स्टेप। ठीक हो गया। उसके बाद आपने करना है सेंट्रीफ्यूज। करने के बाद आपने इसको क्लीन टिश्यू सारा कुछ निकाल के वॉश आउट करके आपने उसको ड्राई होने के लिए रख देना। फिर आपने उसके अंदर आरएनएज फ्री वाटर जो है वो डाल के उसको डाइल्यूट करके रख देना है। तो दिस वाज लाइक 8th प्रोसेस, 9th एंड 10th पे आपका जो प्रैक्टिकल है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है, दैट वाज योर एक्सट्रैक्शन ऑफ आरएनए। अब हम पढ़ेंगे आपका प्रैक्टिकल नंबर 6 जिसमें आपने क्वांटिफिकेशन करनी है न्यूक्लिक एसिड की बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब भाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, ये एक अलग मसला है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो एक टेक्निक है ये देखने के लिए कि जो आपने डीएनए सैंपल जो है निकाला है उसको आप क्या करेंगे, मतलब आप उसमें किस हद तक आपका प्रैक्टिकल कामयाब है और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी जो है आपको डीएनए की उसमें से मिली है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो इस प्रैक्टिकल में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्लोरोफॉर्म और ये सारी चीज़ें, ट्राइजोल, आपको इनकी क्वांटिटी पूछी जा सकती है, इनकी कंसंट्रेशन पूछी जा सकती है। ठीक है, और कब क्या डाला और क्यों डाला, और वॉश आउट करना है, सुपरनेटेंट डिस्कार्ड करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और फिर ये आपसे ख़ासतौर पे पूछा जा सकता है कि आरएनए को -40 डिग्री पे क्यों रखा जाता है या -80 पे, हालांकि डीएनए को हम -20 पे रखते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपसे इसमें प्रैक्टिकल में पूछी जा सकती हैं। प्रैक्टिकल नंबर 6 में आपकी आ गई क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एज यू पीपल ऑल नो कि ये एक टेक्निक होती है। ठीक है, तो उस टेक्निक में आपने क्वांटिफिकेशन करनी होती है, क्वांटिटी मेजर करनी होती है डीएनए की कि कितनी क्वांटिटी इसमें डीएनए की है। अच्छा जी, क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने सबसे पहले ये देखना है कि ये जो है ये एक एब्जॉर्बेंस मेथड है। ठीक है, यानी कि ये रिफ्रैक्शन या किसी और प्रोसेस के अंडर काम नहीं करता, ये एक जो है वो एब्जॉर्बेंस वाला मेथड है। ठीक है, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद जो चीज़ हमारे समझने या परखने की है वो ये कि इलेक्ट्रोफोरेसिस ये डीएनए की कंसंट्रेशन को मेजर करती है, सिर्फ कंसंट्रेशन, उसकी प्योरिटी वगैरह नहीं।
ये हम आगे बात करेंगे। आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए को क्वांटिफाई करने के लिए जस्ट कंसंट्रेशन। ठीक हो गया। अब इसके लिए ऑपरेटर्स हमें क्या क्या चाहिए? हॉरिजॉन्टल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, दो चीज़ें होगी। साथ में एनालिटिकल ग्रेड एगरोज, एनालिटिकल ग्रेड एगरोज चाहिए। अप्रोप्रिएट रनिंग बफर चाहिए जो कि टीआई बफर होता है जिसमें ट्रेस एसिटिक एसिड और ईडीटीए वगैरह सब होता है। ट्रेस एचसीएल एसिटिक एसिड और ईडीटीए वगैरह जो टीआई बफर है ना उसके अंदर सब कुछ होता है, हमें वो चाहिए। देन हमने क्या करना है? इंटरकलेटिंग डाई लेनी है, डीएनए डाई अलॉन्ग विद अप्रोप्रिएटली साइज्ड डीएनए स्ट्रैंड्स आर रिक्वायर्ड। अब ये चंद एक चीज़ें मैंने आपको गिनवा दी हैं। ये आपका ऑपरेटस है, यहाँ से आपका प्रोसीजर शुरू हो रहा है, ठीक है। आपने एग्जैक्टली करना क्या होता है कि सैंपल आपने लोड करना होता है डीएनए का वेल्स के अंदर। उसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होंगे वेल्स, ठीक है। मतलब जिस वेल के अंदर हमने उसको उतारना है, उसको लोड करना है, वो हमने कैसे बनाने हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, वो जेल बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, सो दैट यू पीपल मे हैव एन आइडिया। आपके पास अगर ये चीज़ है ना, ठीक है, आपने अगर उस बफर को मिक्स करना होता है, यहाँ पे ओवन इसलिए दिखाया हुआ है क्योंकि उसको हीट करना होता है, मिक्सर को बॉईल करना होता है माइक्रोवेव में। उसके बाद आपने क्या करना होता है, उसको कूल करना होता है। ये आपका जो है वो टैंक है या ट्रे इसको कहते हैं। ये आपकी इलेक्ट्रिक ट्रे है जिसके अंदर आपने उसको रखना है, इलेक्ट्रोफोरेसिस ट्रे आप इसको बोल सकते हैं। और इसके अंदर ना कॉम्स रखी जाती हैं ताकि वेल्स की जगह रहे, मतलब इस तरह ना कंघी सी बनी होती है जो इसके अंदर रखी जाती है, ठीक है। वो जब इसके अंदर रखी जाती है तो इस तरह छोटे छोटे सुराख क्रिएट हो जाते हैं। मतलब आप जेली बना रहे हो तो उसके अंदर आप कोई दो चार पेंसिल्स लगा दो ना, तो उन पेंसिल्स वाली जगह पे जेल नहीं जमती, तो वो वहाँ पे ऐसे खाली खाने रह जाते हैं, ठीक है। उन खाली खानों के अंदर जो है ना हमने अपनी एग्रोस जेल भरनी होती है जिसमें हमारा डीएनए का सैंपल होता है। अब हम एग्रोस जेल नहीं, सॉरी, डीएनए का सैंपल लोड करना होता है। अब ये एग्रोस जेल हमने तैयार कर लिया। किस तरह तैयार करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। पहले मैं अभी आपको प्रोसीजर समझा रही हूँ। आपने मिक्सर को कूल करना है 65 डिग्री सेल्सियस पर, फिर आपने उसको ट्रे में डाल देना है। कॉम फिर आपने उसके अंदर रख देनी है, ठीक। जब आपने कॉम रख देनी है तो उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पे आपने पहले जो है ना, मतलब जेल को सॉलिडिफाई करने के लिए छोड़ दिया हुआ है। उसके बाद आपने कॉम जो है निकाल दी हुई हैं, ठीक है। कॉम रिमूव्ड, वेल्स रिमेन। अब उसके अंदर ये देखें, ये खाली खाने आपको नज़र आ रहे हैं, ये बने हुए हैं। अब आपने क्या करना है, माइक्रो पाइपेट लेनी है। माइक्रो पाइपेट लेके उन के अंदर जो है टिप्स के थ्रू उनके अंदर जो है अपना मटेरियल लोड करना है वन बाय वन। वो मटेरियल लोड करने के बाद आपने जो है उसको रख देना है इलेक्ट्रोफोरेसिस टैंक में। टैंक में रखने के बाद आपने क्या करना है, उसको जो है इलेक्ट्रिक वोल्ट पे लगा देना है, मतलब कि आपने उसको वोल्टेज प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपकी ट्रे में आपको इस तरह ब्लू ब्लू चीज़ें जो है ना आगे जा स्ट्रैंड्स मूव करते हुए आपको दिखाई देंगे। आपको लग रहा होगा कि इंक जो है ना वो आगे जा रही है, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है यूवी लाइट के अंदर इस तरह का स्ट्रैंड जो है वो नज़र आएगा। इसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करते हैं। पहले हम वापस आ जाते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। अब हमने क्या क्या आपने प्रोसीजर देख लिया। पहले हमने उसको हीट करना है, फिर हमने उसको 65 तक वापस लाना है, ट्रे में डालना है, उसको सॉलिडिफाई करना है, फिर उसमें मतलब वेल्स भी बनाने हैं। फिर वेल्स के अंदर अपना डीएनए लोड करना है। डीएनए लोड करने के बाद हमने उसको रख देना है इलेक्ट्रोफोरेसिक टैंक के अंदर। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। डीएनए जो है वो अपना काम पूरा कर देगा, क्वांटिफाई होगा, जेल के अंदर रन करेगा और शॉर्ट स्ट्रैंड जो हैं वो ज़्यादा आगे तक जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है और फिर आपने उसको यूवी रेज के अंदर देखना है। ये होगी आपका प्रोसीजर। अब आपने उन दोनों चीज़ों को यानी कि डीएनए के सोल्यूशन को और एग्रोस जेल को बनाना कैसे है। सबसे पहले जेल की प्रेपरेशन है। जेल की प्रेपरेशन में याद रखिएगा 0.8% एग्रोस जेल आपने बनानी है। ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं ये सारे के सारे आपके एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ मीन्स टू से वाइवा के क्वेश्चंस। आपने 0.8% एग्रोस जेल बनानी होती है। उसके लिए आपने 0.8 ग्राम जो है एग्रोस जेल 100 ml ऑफ टीआई बफर में
ट्रीस एसिटिक एसिड और ईडीटीए बफर में जो है डालने होते हैं। ट्रीस HCl, एसिटिक एसिड और ईडीटीए बफर के अंदर आपने उसको डालना होता है। ठीक है, मिक्स कर दिया, फिर आपने उसको बॉयल करना है। याद रखिएगा बॉयल करना है। बॉयल करने से टेम्परेचर चला जाएगा ऑलमोस्ट 100 या 100+ डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, जब वो वापस आएगा 55 टू 65 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, इसके दरमियान में जब होगा तो एथिडियम ब्रोमाइड जो है एडिड एट द रेट ऑफ 5 माइक्रोलीटर, आपने इसके अंदर एथिडियम ब्रोमाइड डालना है। ठीक है, उसकी कंसनट्रेशन 10 mg, यानी कि आपने इसको 5 माइक्रोलीटर डालना है 100 ml ऑफ द जेल सोल्यूशन। आपके पास 100 ml था ना, आपने उसके अंदर 5 माइक्रोलीटर जो है वो एथिडियम ब्रोमाइड के डाल देने हैं। ठीक, एथिडियम ब्रोमाइड क्या है? ये डाई है, फ्लोरेसेंट डाई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर मेल्टेड एगरोज वाज पोर्ड इनटू द जेल कास्टिंग ट्रे। अब आपने उसके अंदर कॉम्स रखनी है ताकि आप वेल्स बना सकें। फिर उसके बाद आपने जेल को सॉलिडिफाई कर देना है। सॉलिडिफाई करने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके ऊपर जो आपको टीआई बफर आप उसके ऊपर डालेंगे ना फ्लोट करने के लिए, जो जेल के ऊपर आपने पानी डालना होता है वो टीआई बफर होता है, मिक्स टैंक फिल्ड विद टीआई बफर। और कहाँ तक फिल करना है बफर के साथ? 1 cm अबव द जेल। ये जितनी चीज़ें हाईलाइट की हैं ये आपका वाइवा है, इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा। उसके बाद वेल को आपने केयरफुली लोड कर देना है। डीएनए, अब आपका आप डीएनए का जो सैंपल बना रहे हो वो आपने कैसे बनाना है? 5 माइक्रोलीटर डीएनए लेना है आपने, उसके अंदर 3 माइक्रोलीटर 3 पावर का ब्रोमोफिनोल ब्लू डाल देना है। ठीक है, ब्रोमोफिनोल ब्लू जो है ना जेल लोडिंग डाई है, मतलब कि वो उसको हाईलाइट करेगी यूवी रेज के अंदर। अब ये सारा आपका हो गया कि आपने जेल कैसे बनानी है, आपने डीएनए के अंदर क्या क्या डालना है डीएनए का सोल्यूशन बनाने के लिए। उसके बाद आपने उसको रख देना है 100 वोल्टेज पर 30 टू 60 मिनट्स के लिए। जब आपने इसको रख देना है तो 1 कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल विजुअलाइज अंडर यूवी लाइट। आपने ये याद रखना है कि आपने कौन सी लाइट यूज़ करनी है, आपने वोल्टेज याद रखना है और आपने लाइट देखना है कि आपने यूवी लाइट यूज़ किया उसको कर देखने के लिए। और फिर जब आप वो वाली लाइट यूज़ करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। इस तरह का जो एक बैंड है ना वो आपको नज़र आएगा। ठीक है, मतलब ये आपका मार्कर है, मतलब आपका यू कैन सी दैट कि आपका सेट पॉइंट है या आपका स्टैंडर्ड पॉइंट है। आपने इसके अकॉर्डिंगली जो है ना देखना है कि आपका डीएनए का सैंपल कहाँ तक गया है, कहाँ पे क्वांटिफाई हो रहा है। अब देखिए, अगर आपका डीएनए ज़ाहिर है वो फ्रेगमेंटेड डीएनए होता है ना, उसके स्ट्रैंड्स होते हैं। अगर आपके डीएनए अगर एक स्ट्रैंड यहाँ शो हो रहा है, एक स्ट्रैंड यहाँ शो हो रहा है, एक स्ट्रैंड यहाँ शो हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस स्ट्रैंड के अंदर 700 बेस पेयर है। ठीक है, इस अगर कोई स्ट्रैंड यहाँ शो हो रहा है तो इसका मतलब है इस स्ट्रैंड के अंदर 300 बेस पेयर्स हैं। ये एक उन्होंने स्टैंडर्ड टेबल दिया होता है। ठीक है, उसके साथ फिर ये सारे शो हो रहे होते हैं कि कहाँ कौन सा स्ट्रैंड कितने 100 बेस पेयर का होगा एक्सपेक्टेड, और उससे आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हमारे डीएनए की क्वांटिटी कितनी है। अब हम अगला प्रैक्टिकल पढ़ते हैं जिसमें हमने देखना है कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर मेथड क्या होता है। मेरा गला इग्नोर करें क्योंकि वो सब ख़राब है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है? नैनो ड्रॉप मेथड इसको कहा जाता है। अब आपने जो क्वांटिफिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड करनी है उसमें आपने 2 चीज़ें देखनी है। पहले आपने सिर्फ कंसनट्रेशन देखी है, पहले आपने सिर्फ उसकी क्वांटिटी देखी है। इसमें आप उसकी प्योरिटी पे भी बात करते हैं, दोनों चीज़ों पे बात करते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। ये याद रखिएगा, ये आपका वाइवा का क्वेश्चन भी है और आपका एमसीक्यू भी हो सकता है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, अच्छा जी, कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड आपने देखनी है और साथ में प्योरिटी। उसके बाद इक्विपमेंट क्या है इसके, अच्छा इसको नैनो ड्रॉप मेथड भी कहा जाता है। नैनो ड्रॉप वो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस था, ये नैनो ड्रॉप मेथड जिसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कहते हैं, ये उसका दूसरा नाम है। आपको क्या क्या चाहिए? यूवी लैम्प चाहिए, सोल्यूशन चाहिए प्योरीफाइड डीएनए आरएनए सैंपल्स का प्योरीफाइड जिसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, और आपने उसकी मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस एट 260 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है उस पर आपने उसकी जितनी ज़्यादा एब्जॉर्बेंस होगी उसकी उतनी ज़्यादा जो है क्वांटिटी होगी। जाहिर है जितनी क्वांटिटी होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसकी प्योरिटी चेक करनी है। प्योरिटी आपने कैसे चेक करनी है, आप एब्जॉर्बेंस डिटेक्ट करनी है 230 नैनोमीटर से। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, एब्जॉर्बेंस जो आपको मिली है 260 नैनोमीटर पर उसको डिवाइड करना है 280 नैनोमीटर की रीडिंग से। उन दोनों की डिवीजन के बाद आपने क्या करना है कि
अगर उन दोनों की रेशो 260/280 की रेशो आती है ना 1.8 से 2.0 के दरमियान, इसका मतलब होता है कि आपका सैंपल बहुत अच्छा है। एक तो ये कि आपके पास रिच क्वांटिटी ऑफ डीएनए है, मतलब ढेर सारी क्वांटिटी। दूसरा वो प्योरीफाइड है। ठीक है, क्वांटिटी तो हमने ऊपर देख ली ना, हमें पता है कि हमारा सैंपल बहुत प्योरीफाइड है, मतलब उसमें कोई कंटामिनेशन नहीं है। अगर 1.6 तक भी हमारी रीडिंग आती है ना, 1.7 1.6 तक, वो भी ठीक है। 1.6 से नीचे रीडिंग जाएगी ना, अब ये देखें 1.8 फॉर ये डीएनए के लिए 1.8, ठीक है, आरएनए के लिए है 2.0। ठीक है, डीएनए के लिए 1.8, आरएनए के लिए 2.0। अगर ये 1.7 और 6 तक भी जाती है फिर भी ठीक है, अगर इससे नीचे होगी तो वो मामला ख़राब है। अब हम इसका थोड़ा सा मेथड देख लेते हैं कि हमने इसको करना कैसे होता है। सिंपली हमने इसका जो है लाइट सोर्स है हमारा मोनोक्रोमेटिक डायरेक्टर है। ठीक है, ये हमारा सैंपल पड़ा हुआ है, हमने पढ़ लिया कि हमने प्योरीफाइड सैंपल प्रिपेयर करना होता है। इसके अंदर से ये लाइट गुजरेगी और वो लाइट जो है वो मैक्सिममली एब्जॉर्ब करेगी, और जितनी ज़्यादा उसकी एब्जॉर्बेंस होगी वो आपको यहाँ पे प्योरीफायर एम्पलीफायर के बाद फोटो रजिस्टर और एम्पलीफाई होने के बाद यहाँ पे आपको जो है आउटपुट नज़र आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको वो आउटपुट दिख रही है कि आपकी का सैंपल जो है उसमें क्या है। सिंपल इज़ दैट कि आपकी ये लाइट सोर्स प्रोड्यूस हो रही है, यहाँ पे मोनोक्रोमेटर पड़ा होता है जो कि लाइट को डिफ्लेक्ट होने की बजाय एक सिंगल रे में कन्वर्ट करता है, और वो यहाँ से मटेरियल से डीएनए को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और उसके हिसाब से फिर जो है हमें यहाँ पे रीडिंग शो हो जाएगी। तो ये था आपका मेथड क्वांटिफिकेशन ऑफ डीएनए का बाय जेल इलेक्ट्रोफोटोमीटर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आगे हम देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए की सिंथेसिस को। ये एक प्रैक्टिकल है जिसमें आपने ये देखना है कि कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के जो है हम सिंथेसाइज कैसे करते हैं। पहली बात तो ये है कि हम क्यों करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है कि एक आपके पास जो डीएनए का जीन है, आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है उलट, ऑपोजिट। ठीक है, जब जैसे कि अगर इधर ए है तो इधर टी होगा। जैसे दो स्ट्रैंड डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर आपको कोई जीन फाइंड आउट करना है, आपने कोई जीन ढूंढा है, ठीक है, आपने उसको परखना है या आपने उसको देखना है, जब आप उसको ट्रांसक्राइब करते हो ना मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में, तो मैसेंजर देखो ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिसको आपने जिसका आप इधर एक जीन है, ठीक है, जिसको आपने एक्सप्रेस करना है। आपने उसका जो है यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बनाया। मैसेंजर आरएनए जो होगा वो इसका उलट होगा, यानी कि अगर इधर ए है तो इधर टी होगा। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओगे ना तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इसके उलट होगा, तो फिर यहाँ टी की बजाय ए आ जाएगा, यानी कि ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड एग्जैक्टली सेम हो जाएंगे। ये होता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, आप इसको बनाते हो यूजुअली मैसेंजर आरएनए से या आरएनए टेम्पलेट जो आपने लिया होता है, और आप इसको बनाते हो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या, यूजुअली ट्रांसक्रिप्शन में क्या होती है, आरएनए से डीएनए बनता है, सॉरी डीएनए से आरएनए बनता है। नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए से आरएनए बनता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि आरएनए से डीएनए हम बनाते हैं। ये वायरसेस में काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, ये काम वायरसेस में जो है ना बहुत ज़्यादा होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। उनका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम भी होता है। अच्छा जी, हमने क्या बनाना है और हमने क्यों बनाना है ये हमें समझ आ गई है। अब हमने क्या करना है, सैम्पल प्रिपेयर करना है। ठीक है, आरएनए जो है एज अ टेम्पलेट यूज़ होगा, ये याद रखिएगा। उसके बाद हमने सैम्पल कैसे बनाना है। टोटल आरएनए इज़ रूटीनली यूज्ड इन cDNA सिंथेसिस, या तो पूरे का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन सच एज पीसीआर में, आरटीपीसीआर में, मतलब पूरे का पूरा आरएनए यूज़ किया जाता है। कुछ और जब प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक पार्ट आरएनए का जो है ना यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैसेंजर आरएनए। ठीक है, मैसेंजर इंटरफेयरिंग आरएनए जो है, स्मॉल आरएनए सच एज मैसेंजर इंटरफेयरिंग आरएनए जो होते हैं, SIRNA, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। डिपेंड करता है हमारी नीड क्या है। उसके लिए एक चीज़ आपको पूछी जाएगी कि भाई आरएनए की इंटेग्रिटी जो है उसको मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत जल्दी डीजनरेट हो जाता है। ये एक क्रिटिकल प्रोसेस है और इसके लिए स्पेशल प्रिकॉशंस आपको चाहिए होती हैं। प्रोसेसिंग, स्टोरेज, एक्सपेरिमेंटल यूज़, ये सारे पर्पसेस के लिए जो है ना आपको
स्पेशल प्रिकॉशंस चाहिए होते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी डिग्रेड होता है, ठीक है। अब उसकी प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, जैसे कि आप ग्लव्स पहन लो, पाइपेटिंग पे ध्यान रखो कि आपने कोई यूज्ड एक दफ़ा यूज़ की हुई टिप को जो है वो दोबारा नहीं यूज़ करना। एरोसोल बैरियर टिप्स यूजिंग न्यूक्लियस फ्री लैबवेयर, न्यूक्लियस फ्री लैबवेयर जो आपने पहनना है, जो आपने वाटर यूज़ करना है, जो भी इक्विपमेंट यूज़ करना है वो प्योर होने चाहिए, कंटामिनेटेड नहीं होने चाहिए, ठीक है। डिकम्टामिनेशन ऑफ वर्क एरियाज, आज उनको साफ़ भी करते रहना चीज़ों को। ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जब आपसे ये पूछा जाए कि आरएनए को डिग्रेड होने से बचाने के लिए प्रिकॉशंस क्या हैं, ठीक है। अब क्या है भाई, टू आइसोलेट आरएनए, प्योरीफाई आरएनए, वैरायटी ऑफ स्ट्रेटजीज आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द सोर्स, ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज हैं, मतलब ब्लड टिश्यू के उसके हिसाब से उनकी जो है ना स्ट्रेटजीज हैं आइसोलेट करने के लिए, ठीक है। Main goal of the isolation workflow are to stabilize RNA molecule, to inhibit RNases and to maximize yield। ये मेन गोल्स हैं आपके कि आपने उसको डिजनरेट होने से बचाना है, संभाल के रखना है, ठीक है। विद प्रॉपर स्टोरेज एंड एक्सट्रैक्शन मेथड, ऑप्टिमल प्योरिफिकेशन मेथड रिमूव्स endogenous compounds like complex polysaccharides, humic acid from plant tissue that interfere with the enzyme activity। इन सब को आपने इनहिबिट करना होता है। एंड कॉमन इनहिबिटर ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टर, ये जो हमने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं इनको हमने अवॉइड करना है अपने प्रोसेस को प्रॉपर कंटिन्यू करने के लिए। वंस प्योरीफाइड आरएनए शुड बी स्टोर्ड एट -80 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर आपने याद रखना है। अब ये हमने सैंपल प्योरीफाई करके प्रिपेयर करके साइड पे कर लिया। अब हमने जीनोमिक डीएनए जो है उसको रिमूव करना है। ट्रेस अमाउंट ऑफ जीनोमिक डीएनए में बी को प्योरीफाइड विद आरएनए कंटेमिनेटिंग जी डीएनए। जीनोमिक डीएनए मतलब जो हमारा ओरिजिनल प्योर डीएनए है, हमने ये देखना है कि उसका कोई स्ट्रैंड हमारे सोल्यूशन में ना आ गया हो। जब हम उसको ट्रांसक्राइब कर रहे थे तो उसका कोई हिस्सा टूट के हमारे सोल्यूशन में ना आ गया, क्योंकि वो कंटामिनेशन कॉज कर सकता है, ठीक है। रिवर्स कैन इंटरफेयर विद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन and may lead to false positive, higher background or lower detection in sensitive applications such as RT-PCR। अगर वो होगा तो वो इस तरह के मसले जो है हमारे पास जो है ना क्रिएट कर सकता है कि हमारी कंटामिनेशन हो जाती है, प्रॉपर प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली चलेगा नहीं। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ जी डीएनए रिमूवल इज एडिशन ऑफ डीएनएज टू प्रिपरेशन ऑफ आइसोलेटेड आरएनएज। DNase 1 must be removed prior to complementary DNA synthesis, क्योंकि अगर वो DNase इंजाइम होगा तो वो complementary synthesis प्रॉपर नहीं हो पाएगी। रेजिडुअल इंजाइम, ये इन सारी चीज़ों को, यानी कि पहले हमने RNA को प्योरीफाई करके निकाल लिया, उसके बाद हमने दोबारा से उसको प्योरीफाई करना है जीनोमिक DNA को रिमूव करने के लिए, उसके इंजाइम्स को रिमूव करने के लिए। अगर कोई न्यूक्लियर बेस आ गई है, कोई भी इस तरह का चीज़ हमारे सोल्यूशन में आ गई तो हमने उसको रिमूव करने के लिए ये सारी चीज़ें करनी है। अब हमने क्या करना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी कि हमने अपना रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो ढूंढना है कि हमने कौन सा यूज़ करना है। मोस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आर डिराइव टू। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को सिलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, बेसिकली ये हमारा वो एंजाइम है जिसको हमने प्रॉपर टेम्परेचर हर चीज़ प्रोवाइड करनी है ताकि हमारा जो cDNA है वो अच्छे तरीके से बन सके। अगर उसकी कंडीशंस ख़राब होंगी या प्रॉपर हम लोग अपना सैंपल वगैरह ये सब चूज़ नहीं करते तो फिर प्रोसेस जो है वो प्रॉपरली रन नहीं करेगा। मोस्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज यूज्ड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी आर ड्राइव फ्रॉम पोल जीन ऑफ एवियन माइलोब्लास्टोसिस वायरस। इसमें से एवियन बर्ड्स का है वैसे माइलोब्लास्टोसिस वायरस, या फिर मोलोनी म्यूरिन ल्यूकीमिया वायरस। ये 2 वायरसेस हैं जिसमें से उसको जो है ना लिया जाता है, ड्राइव किया जाता है। AMV रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज वाज वन ऑफ द फर्स्ट एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम cDNA सिंथेसिस इन द लैब, जो कि उसके लिए यूज़ किया गया था। द एंजाइम पोजेसिव स्ट्रॉन्ग RNAs H activity that degrade RNAs in RNA hybrid, resulting in shorter cDNA fragment less than 5 kb के। The MMLV जो है वो reverse become a popular alternative due to its monomeric structure। इस अपने अच्छे स्ट्रक्चर की वजह से ये जो था बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था क्योंकि ये काम बहुत एफिशिएंटली करता था। which allowed for simpler cloning and modifications to recombinant enzyme। ऑल दो अब आपने इसकी ये 2 प्रॉपर्टीज़ याद रखनी है, ठीक है।
MMLV is less than thermostable than AMV reverse transcriptase. MMLV reverse transcriptase is capable of synthesizing longer complementary DNA strand. मतलब उसमें स्ट्रैंड जो थे वो बहुत छोटे छोटे थे, वो बना रहा था लेकिन वो छोटे बना रहा था। और इसमें जो है वो हमारी एफिशिएंसी भी ज़्यादा है ड्यू टू इट्स लोअर RNase H एक्टिविटी। The further improved cDNA synthesis MMLV transcriptase has been engineered for even lower RNase activity, मतलब वो उससे भी ज़्यादा उसकी एक्टिविटी को लोअर कर दिया गया उसको तोड़ने फोड़ने की, और वो और अच्छे स्ट्रैंड जो है प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमें क्या क्या चाहिए, लोअर RNase H एक्टिविटी उस इंजाइम के अंदर, दूसरा प्रॉपर उसका टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस, हायर थर्मोस्टेबिलिटी कि ये जो है थर्मोस्टेबिलिटी को और ज़्यादा, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ भी कर जाए किसी प्रोसेस में तो ये उस डिग्रेड नहीं होता। ठीक है, जो कि हमने करना होता है। These attributes result in increased in cCDNA length and yield। इसकी वजह से हायर सेंसिटिविटी, इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस टू इनहिबिटर्स। अब ये चार फ़ायदे जो हैं हमें इस वजह से हासिल हो रहे हैं, एक उसकी लेंथ ज़्यादा है, एक उसकी यील्ड ज़्यादा है, दूसरा उसकी हायर सेंसिटिविटी है, इम्प्रूव टू रेजिस्टेंस, यानी कि जो चीज़ें उसको इनहिबिट करती हैं अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करने से, उनके लिए उसके पास रेजिस्टेंस है, और फास्टर रिएक्शन, ये हमारे पास चार हैं। अब हमने प्रिपेयर कैसे करना है, प्राइमर डालना है। इन एडिशन टू इंजाइम एंड प्राइमर द मेन रिएक्शन कंपोनेंट फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इंक्लूड RNA टेम्पलेट। ठीक है, उसके बाद बफर, DNTPs, DTT और RNase इनहिबिटर, यानी कि वो RNAs क्या हैं, RNA के डिग्रेडिंग एंजाइम है, उनको इनहिबिट करने के लिए जो इनहिबिटर हमने रखे हैं वो हमने डालने हैं, और RNase फ्री वाटर। अब आप ये डायग्राम देख लें तो इसमें आपने ये सारी चीज़ें जो है ना, प्राइमर, DNTPs, वाटर, RN इनहिबिटर जो है ना, बफर, वो सारा कुछ इसके अंदर डाल दिया, और ये हमारा RNA टेम्पलेट है, और ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है। अब हम फटाफट प्रोसीजर की तरफ आते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, रिएजेंट में हमने क्या क्या लिया है, RNA टेम्पलेट, फर्स्ट स्ट्रैंड बफर, 10 mm का हमने DNTP सेट लिया है, 0.1 मोलारिटी का DTT लिया है, उसके बाद रैंडम प्राइमर लिए हैं, RNase आउट राइबोन्यूक्लियेज इनहिबिटर, यानी कि जो इंजाइम्स हैं उनके लिए इनहिबिटर लिया है, सुपरस्क्रिप्ट RNase H रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये हमारा इंजाइम है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज प्रॉपर्टी जो हमने लिया है, उसके बाद हमने लिया वाटर। प्रोसीजर में क्या करना है बेसिकली हमने कंबाइन करना है 10 माइक्रोलीटर टोटल RNA। ठीक है, उसके अंदर हमने डालना है 1 माइक्रोलीटर रैंडम प्राइमर, कोई भी प्राइमर 1 माइक्रोलीटर हमने डालना है, इनकी कंसनट्रेशन ज़रूर याद रखनी है। उसके बाद 1 माइक्रोलीटर वाटर डालना है, मॉलिक्यूलर ग्रेड वाटर, वॉर्टेक्स करना है उसको, फिर हमने उसको स्पिन करके डाउन वॉर्टेक्स करना है, फिर हमने उसको स्पिन करना है। ठीक है, उसके बाद हमने उसको इंक्यूबेट करना है 65 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए। ठीक हो गया, हमने उसको इंक्यूबेट कर दिया। अब हमने क्या करना है, प्लेस ट्यूब ऑन आइस, हमने उस ट्यूब को आइस पे रखना है। आइस पे रखने के बाद ऐड 4 माइक्रोलीटर ऑफ 5 पावर का जो बफर है, हमने उसके 4 माइक्रोलीटर डालने हैं, ज़्यादा नहीं डालना। फिर 2 माइक्रोलीटर DNTP मिक्स करना है उसके अंदर। ठीक है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर डालने के बाद हमने उसको 1 माइक्रोलीटर सुपरस्क्रिप्ट 2 RNase H रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इंजाइम हमने अपना उसके अंदर डालना है 1 माइक्रोलीटर, और साथ में हमने डाल देना RNase इनहिबिटर। ठीक है, अब इसका प्रोटोकॉल क्या है एग्जैक्टली, जो इसका प्रोटोकॉल है हमने वो देखना है। ये सारी चीज़ें तो हमने डाल दी, पहले उसको उसके प्रोसेस सैंपल वगैरह डाला, उसको इंक्यूबेट किया। ठीक है, उसको फिर जो हमने स्पिन किया, वॉर्टेक्स किया, सारा कुछ करने के बाद हमने अपनी सारी की सारी चीज़ें उसमें डालनी। अब PCR प्रोटोकॉल क्या कि सबसे पहले हमने इंक्यूबेट करना है 25 डिग्री सेल्सियस पर 5 मिनट के लिए, फिर हमने इंक्यूबेट करना है 42 डिग्री सेल्सियस पर 60 मिनट के लिए, फिर 70 पर करना है 5 मिनट, और ऐड माइक्रोलीटर मॉलिक्यूलर ग्रेड वाटर, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमने उसके अंदर वाटर डालते जाना है। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्शन किस तरह का है। ये 3 चीज़ें जो है ना, ये हमने ये प्रोटोकॉल रिपीट करना होता है। ठीक हो गया, उसके बाद हम पढ़ते हैं छोटा सा टॉपिक जो है कि प्राइमर डिज़ाइनिंग। इसमें आपने प्राइमर डिज़ाइनिंग और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए, इसके वाइवा हम देख लेते हैं, MCQs वगैरह। ठीक है, क्या क्या हमें उसके लिए चाहिए। पहली बात तो ये कि जो प्राइमर की लेंथ है वो होनी चाहिए 118 to 22 बेस पेयर होनी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद फिर हमें क्या चाहिए, शॉर्ट अच्छा जी, ये बेस पेयर लेंथ जो है वो लॉन्ग इनफ फॉर एडिक्वेट स्पेसिफिसिटी, शॉर्ट इनफ फॉर प्राइमर टू बाइंड इजीली टू द टेम्पलेट अनीलिंग टेम्परेचर। प्राइमर ने उसके साथ जो है बाइंड करके न्यूक्लिकेट, प्राइमर वो चीज़ होती है जिसको हम यहाँ पे ऐसे अटैच करते हैं ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। अगर आपको याद हो, एक लंबे ये हमारा टेम्पलेट होता है, उसके ऊपर आगे प्राइमर अटैच होता है, फिर आगे उसके जो है ना बेसिस लगना शुरू होती हैं, फिर ये इतनी बेस लग जाती है तो ये प्राइमर हट जाता है। ये दूसरे प्रोसेस में होता है, अभी नहीं हटाना है इसको। मतलब कि जब हमारा काम पूरा हो गया, प्राइमर वो पॉइंट है जहाँ से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगी, तो ये एक टेम्पलेट के तौर पे काम करता है, सॉरी एक स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे काम करता है। ये आगे प्राइमर अटैच होता है, इसके आगे फिर न्यूक्लियस बेसिस। अगर आपको ट्रांसक्रिप्शन याद है तो उसमें ये होता है कि पहले ये अटैच होता है, फिर उसके आगे न्यूक्लिक एसिड बेसिस जो है ना लगती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हमें और चीज़ कौन सी याद रखनी है कि GC कंटेंट, यानी कि गुआनिन और साइटोसिन का कंटेंट जो है वो 40 to 60% होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी बात ये कि क्लैम्प, द प्रेजेंस ऑफ GC और बेसिस विद इन द लास्ट 5 बेसिस फ्रॉम 3 एंड प्राइमर पे जो है ना ये लगी होनी चाहिए। उनका जो क्लैम्प, जो उनका झुरमटा है, जमघट्टा, या यू कैन से दैट कि उनका एक छोटा सा पीस जो है ना जिसमें सिर्फ गुआनिन और साइटोसिन हो, वो 3 प्राइम एंड पे होना चाहिए। उसका फ़ायदा हमें ये है कि बेसिस जो है वो अच्छी अटैच होती हैं। रिपीट्स क्या होते हैं कि दो बेसिस बार 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 रिपीट होती जाती है, जैसे कि AT, ये चीज़ जो है ना ये हमारे प्राइमर में नहीं होनी चाहिए, जो उसको मिस प्राइम कर सकती है, हमारे स्ट्रक्चर को, हमारे प्रोसेस को ख़राब कर सकती है। ये डाई न्यूक्लियोटाइड हैं। इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि प्राइमर के अंदर सिंगल बेस भी रिपीट ना हो। अब जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कितनी बेसिस जो हैं रिपीट हो जा रही हैं, तो ये भी उसको जो है मिस प्राइम कर सकती हैं, ठीक है। ये थोड़े से टूल्स हैं सैम्पल के लिए जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, जिस NCBI में, जिससे हम थोड़ी सी गाइडेंस ले सकते हैं या टूल चेक कर सकते हैं, अपना प्राइमर चेक कर सकते हैं। प्राइमर 3, प्राइमर 3 प्लस, प्राइमर क्वेस्ट, ओलिगो परफेक्ट, पर्ल प्राइमर, ओलिगो, जिन स्क्रिप्ट, रियल टाइम PCR, प्राइमर डिज़ाइन। ये कुछ सॉफ्टवेयर जो हैं प्रेजेंट्स हैं, कुछ पोर्टल वगैरह इंटरनेट के ऊपर NCBI में प्राइमर डिज़ाइंस के लिए, जब हमने प्राइमर डिज़ाइनिंग करनी हो, ठीक है। बाकी के प्रैक्टिकल्स हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।